हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह तीसरा क्लास है। इससे पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था पृथ्वी की गतियों के विषय में। हमने जाना था कि पृथ्वी घूर्णन किस तरीके से करती है, पृथ्वी का परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, इसके साथ साथ ऋतुओं में परिवर्तन किस तरीके से होता है। इन सभी बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के विषय में, यानी आज हम जानने वाले हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश के बारे में। ठीक है, अक्षांश या लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो विषुवत वृत्त से, पृथ्वी के विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जितने भी समानांतर वृत्त खींचे जाते हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहकर पुकारते हैं। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश को ही हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरे ग्लोब को या पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से होकर के खींची गई है, मध्य से होकर के खींची गई है। ठीक है, और यही 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 अलग अलग गोलार्धों में विभाजित करती है। ठीक है, जिसमें से हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अब जो 0 डिग्री अक्षांश है हमारी, ठीक है, इससे ऊपर की तरफ चलें यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ चलें तो इसके बिल्कुल समानांतर अन्य रेखाएं भी खींची गई हैं। ठीक है, तो ये सभी जो रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं 0 डिग्री अक्षांश के पैरेलल या 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर, इन सभी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इस डायग्राम पर बात करते हैं। यहाँ से भी आपको 2-3 चीज़ें आराम से क्लियर होने वाली हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब चूंकि पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त के रूप में ये रेखाएं खींची गई हैं, तो यहाँ से आपने देखा कि पृथ्वी के 0 डिग्री जो अक्षांश है इससे ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं तो आप इस चित्र में आसानी से देखकर समझ पा रहे होंगे कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ चलने पर जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी लंबाई कम होती चली जा रही है। ठीक है, इनकी लंबाई जो है वो कम होती चली जा रही है और यही प्रक्रिया दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होगी। दक्षिणी गोलार्ध में भी हम 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की तरफ चलेंगे तो भी इसकी जो लंबाई है अक्षांश रेखाओं की वो कम होती चली जा रही है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा जो वृत्त पृथ्वी पर बनता है, यानी जो विषुवत वृत्त है हमारा, जो 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा बनाया जा रहा है, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त होता है। ठीक है, और इसके बाद की जितनी भी जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं वो इससे छोटी होती हैं। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अक्षांश रेखाओं को हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी यानी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, यानी 1 डिग्री अक्षांश जो होता है वो किसके बराबर होता है? 111 किलोमीटर की डिस्टेंस के बराबर माना जाता है। ठीक है, वहीं इसको जब हम 60 से डिवाइड कर दें, यानी डिग्री को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो 1 मिनट का जो अक्षांश होता है वो 1.86 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 111 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा आपका 1.86। ठीक है, 60, क्योंकि 1 डिग्री जो होती है 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है और जब हम इस डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 मिनट की जो 1 मिनट अक्षांश की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो लगभग आपकी 1.86 किलोमीटर आएगी। वहीं 1 मिनट अक्षांश को अगर हम किस में डिवाइड कर दें? 1 सेकंड अक्षांश में, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी अब की बार हम 1.86 को 60 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.031 किलोमीटर। ठीक है, यानी
1 मिनट अक्षांश की जो डिस्टेंस होती है वो 0.31 किलोमीटर के बराबर होती है, या हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो लगभग 31 मीटर जो है 1 सेकंड अक्षांश के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बीच में आपको डॉट डॉट करके दिखाई दे रही है, ये है 0 डिग्री, यानी हमारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको हम बृहद वृत्त कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। वैसे तो बहुत सारी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं आपको यहाँ क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 0 डिग्री अक्षांश जो होती है ये विषुवत रेखा होती है। इससे ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है, जब हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ चलते हैं और जो भी अक्षांश का मान लिखते हैं उसको हम नॉर्थ के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की तरफ चलेंगे तो उसको साउथ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से सेम नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है उसको हम मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें आपको और क्लियर करने की ज़रूरत है। वैसे ये चीज़ें आप कटिबंधों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। मैंने पृथ्वी की जब गतियाँ पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वर्ष भर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, यानी विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में जो है गर्मी का काफ़ी होना पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हिस्सा है 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उष्णता या हीट काफ़ी मात्रा में रहती है। अब इससे ऊपर चलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो पोर्शन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन। अब यहाँ से देखेंगे, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये उष्ण कटिबंध से सटा हुआ है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप जानते हैं ध्रुवों पर तो काफ़ी बर्फ़ है। ठीक है, तो ध्रुवों से भी सटा हुआ है। नीचे हीट से सटा हुआ क्षेत्र है, ऊपर ठंड से सटा हुआ क्षेत्र है, तो ये क्या होता है, शीत और उष्ण दोनों तरह का कटिबंध बन जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। और ऐसे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी ये उष्ण कटिबंध से सटा हुआ क्षेत्र है, और फिर ये ध्रुवों से सटा हुआ क्षेत्र है। तो ठंड और गर्मी दोनों तरह के यहाँ पर जो है क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये भी शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला यानी साउथ वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 180 होती है। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश की परिभाषा क्या है। ठीक है, पृथ्वी की स्थिति जो है भूमध्य रेखा पर कुछ उभरी हुई है। भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ का मतलब है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति के बारे में अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप थोड़ा सा देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने पृथ्वी की आकृति के बारे में बताया था। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है। ठीक है, पृथ्वी का आकार जो है ध्रुवों पर कुछ चपटा हुआ है, इसको बोलते हैं हम, ये आकृति को क्या नाम देते हैं, जियोइड। इस जियोइड आकृति का नाम इसको दिया जाता है। हिंदी में बोलें तो इसको हम बोलेंगे पक्षीय गोलाभ। क्या बोलेंगे, पक्षीय गोलाभ। तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है यानी ये वाला, ये थोड़ा उभरा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें उभार है थोड़ा, और ध्रुवों पर ये थोड़ा सा चपटा हुआ है। तो क्या होता है कि पृथ्वी की स्थिति भूमध्य रेखा पर कुछ उभरी हुई है। इस उभार के कारण ही ध्रुव तारे का जो आपतन कोण है वो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है, और इसी वजह से इस लाइन को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और इसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 40,076 किलोमीटर। कर्क संक्रांति किसे कहते हैं, कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य जो है 21 जून को बिल्कुल
परपेंडिकुलर रूप में चमकता है, लंबवत चमकता है, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। क्योंकि जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ेंगी, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, और ग्रीष्म संक्रांति से और संबंधित कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में इस दिन जो होता है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। यानी जिस दिन कर्क संक्रांति होती है या ग्रीष्म संक्रांति होती है 21 जून को, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी दिन यानी 21 जून को ही नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई पड़ता है, और इसी दिन नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब जानते हैं मकर संक्रांति या शीत संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति यानी 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है, शीत ऋतु हो जाती है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तथा 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, इन अक्षांशों के बीच की जो पेटी होती है, बेल्ट होती है, इसी को हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। और इस क्षेत्र में यानी हॉर्स लैटिट्यूड के क्षेत्र में, अश्व अक्षांश के क्षेत्र में उपोष्ण उच्च वायुदाब जो है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कैसे खींची गई हैं, आड़ी खींची गई हैं ऐसे करके। ठीक है, और देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए खींची गई हैं। ठीक है, अब देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 मानी गई है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। डायग्राम की सहायता से थोड़ा समझेंगे कि प्रत्येक जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पोल से स्टार्ट होती है। ठीक है, ध्रुवों से स्टार्ट होती है, और ध्रुवों से ऐसे चलते हुए फिर अब यहाँ पे आप इमेजिनेशन करेंगे, केवल यहाँ से चलेगी ऐसे करके। ठीक है, अब ऐसे करके इसके पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से से ऊपर होकर फिर दोबारा से लौट के यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे मिलती हैं, बिल्कुल पोल पे मिलती हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं, एक दूसरे से ध्रुवों पर मिलती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ध्रुवों पर इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। इसके विपरीत अक्षांश रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में समान नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है कि प्रत्येक देशांतर की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश की लंबाई समान नहीं होती है। देशांतरों की जब गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, तो 0 डिग्री देशांतर से ही की जाती है। इसीलिए इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, और प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर है वो कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, जो कहाँ पे है, लंदन में है। ठीक है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से जो है 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, और इसीलिए इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देशांतरों की गणना जो की जाती है वो 0 डिग्री देशांतर से ही की जाती है। ठीक है, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं, इसको हम यूनिवर्सल टाइम जोन बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम जोन, विश्व समय, जो विश्व का समय लिया जाता है वो 0 डिग्री देशांतर से ही गणना उसकी की जाती है। 0 डिग्री देशांतर के विपरीत 180 डिग्री देशांतर होगी। 0 डिग्री देशांतर के बीच विपरीत कौन सा होगा, 180 डिग्री देशांतर होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है वो एक ही रेखा है। ठीक है, एक ही रेखा को 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस डायग्राम के सहायता से समझिए। ये 0 डिग्री देशांतर है, फिर ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75, 90, ये पूर्व की तरफ है, तो ये पूर्वी देशांतर है। ऐसे ही इसके पीछे की तरफ होके जाएंगे तो 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट, यानी इस ग्लोब के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में 0 डिग्री के सामने वाला पोर्शन कौन सा होगा, सामने वाला पोर्शन होगा 180 डिग्री
पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब इधर से चलेंगे पश्चिम की तरफ से तो 15 डिग्री पश्चिम, फिर 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, फिर ऐसे करके पीछे की तरफ और बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे भी जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा वो भी इसी जगह पे होगा। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं कि 180 डिग्री पश्चिमी हो या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों एक ही रेखा मानी जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा जिसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर, इसको 360 देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के डिफरेंस पर काटती हैं, ठीक है। यानी भूमध्य रेखा, यहाँ से आप ऐसा समझिए ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से ये देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे करके देशांतर रेखाएं, ठीक है, ऐसे करके इसको काटती हुई हैं। तो जो भूमध्य रेखा को देशांतर रेखाएं काट रही हैं ये 1 डिग्री के अंतराल पर काटती हैं। तो दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है, अगर हम 1 डिग्री के अंतर पर अगर इसको जो है निकालें तो वो कितनी आएगी कि भूमध्य रेखा की लंबाई हो गई आपकी 40,076 किलोमीटर और इसको कितनी देशांतर रेखाएं काट रही हैं, 360 देशांतर रेखाएं इसको काट रही हैं। जब 360 से 40,076 को डिवाइड किया जाएगा तो डिस्टेंस निकल के आएगी 111.32 किलोमीटर। यानी यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी यानी 1 डिग्री देशांतर की जो मान होता है, डिस्टेंस होती है, वो होती है 111.32 किलोमीटर। अब यहाँ से दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज़्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतरों के मध्य दूरी कम होती चली जाती है और अंत में शून्य हो जाती है। तो दो देशांतरों के बीच की जो सर्वाधिक दूरी है वो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा क्यों होती है, भूमध्य रेखा पर ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, यानी विषुवत वृत्त जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा लंबाई है तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी भी इसी जगह पर होगी, यानी भूमध्य रेखा पर होगी, ठीक है। दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गोर कहलाता है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और समझते हैं। देखो भूमध्य रेखा है, ये वाली भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा ये सबसे बड़ी लगभग 40,076 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसको जो देशांतर काटेंगे तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस इसकी इनके बीच की ज़्यादा होगी, ठीक है। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र गोर कहलाता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स आपके बनते रहते हैं। अब जानते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में, यानी GMT के विषय में। 0 डिग्री देशांतर के स्थानीय समय को ही ग्रीनविच समय कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री देशांतर जो है या प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, इस पर जो समय रहता है इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच समय, ठीक है। इसे यूनिवर्सल टाइम भी कहा जाता है, यानी वैश्विक समय भी इसको कहा जाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे रहता है, ग्रीनविच के पूर्व में, ठीक है। ये हो गई 0 डिग्री देशांतर यानी जो है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। इससे पूर्व की तरफ यानी इस साइड में, इस साइड के जो स्थान हैं वो 0 डिग्री देशांतर पर जितना समय होगा इससे आगे रहता है पूर्व दिशा में समय, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि अगर यहाँ पर इस लाइन पर जो भी कंट्रीज़ हैं, इस लाइन पर जो भी देश हैं, यहाँ पर अगर मान लो 12 बज रहे हैं दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यानी पूर्वी क्षेत्र में, इसके पूर्व में जो कंट्री होंगे उनका समय जो है इससे आगे रहेगा, ठीक है। वहीं भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत भी ग्रीनविच लाइन के पूर्व में पड़ता है। भारत की अवस्थिति अगर देखें तो ग्लोब पर ये मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, तो भारत की जो है अवस्थिति लगभग इस जगह पर है, ठीक है। तो ग्रीनविच पर अगर 12 बजे का समय होगा दिन में तो भारत में उस समय कितने बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो ग्रीनविच से पूर्व के जितने भी स्थान हैं वो उनका जो समय होगा वो ग्रीनविच समय से आगे रहेगा। पश्चिम के जो है यानी वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम के जितने भी देश हैं उनका समय जो है इससे पीछे रहेगा, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी जो है घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में,
यही रीज़न है कि ग्रीनविच के पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे रहता है। पृथ्वी की घूर्णन गति निकालें तो कैसे निकालेंगे कि देशांतर, ठीक है, बट्टे एक चक्कर में लगा समय। देशांतर कितने हैं? 360 हैं। एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को समय लगता है 24 घंटे, और 24 घंटे से 360 को डिवाइड करेंगे तो 15 देशांतर आएंगे, 15 डिग्री देशांतर पर आवर, ठीक है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर जो है वो लगभग 4 मिनट के बराबर होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के संबंध में। ध्रुवों का पृथ्वी पर समय विहीन होना या टाइमलेस होना क्या है? कि ध्रुवों पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ध्रुवों पर सभी देशांतरों का आपस में काटना, सभी देशांतर एक दूसरे को आपस में काटते हैं और एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसी वजह से ध्रुवों को हम टाइमलेस जोन भी कहते हैं, ठीक है, समय विहीन क्षेत्र भी कहते हैं। अब थोड़ा भारत के संदर्भ में जानते हैं कि भारत में गुजरात राज्य के द्वारका एवं असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, ठीक है। भारत में गुजरात राज्य के द्वारका एवं असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। भारत में टाइम जोन की संख्या है 1। आपको पता होगा भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के निकट कहाँ से निकलती है? मिर्ज़ापुर नामक स्थान से निकलती है। किसी भी कंट्री का जो मेनली टाइम जोन होता है वो टाइम जोन कैसे निकाला जाता है कि उसके सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु जो होते हैं, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु जो होते हैं उनको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके मध्य वाला जो है देशांतर का मान निकल आएगा, और वही क्या होता है? उसका मीन टाइम होता है। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यहाँ से देखेंगे कि भारत के पश्चिम भाग में गुजरात यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ गुजरात में एक स्थान है द्वारका। इसका अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो ये 68 डिग्री पर पड़ता है लगभग, और यहाँ डिब्रूगढ़, असम में डिब्रूगढ़ जगह है, ये 97 डिग्री जो है देशांतर पर पाया जाता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 68 डिग्री और 97 डिग्री लगभग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आएगा 82.5 डिग्री, और यही है भारत का मानक समय, ठीक है। सुविधा की दृष्टि से भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु के ठीक बीच के देशांतर को ही मानक समय माना गया है। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन है। भारत में एक टाइम जोन है और कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक टाइम जोन भी हैं। उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ग्रीनविच मानक समय एवं मानक समय में 1 घंटे के अंतराल पर, यानी 15 डिग्री के अंतराल पर प्रत्येक जोन को विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक पर, 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर, आधा घंटा 7.5 डिग्री के बराबर, तो आधा घंटे के गुणक यानी 7.5 डिग्री के अंतर पर निर्धारित किया गया है। क्या निर्धारित किया गया है? प्रत्येक देश का मानक समय, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था कि भारत में टाइम जोन कितने हैं? एक टाइम जोन है, ठीक है। भारत में एक टाइम जोन होने का रीज़न, भारत में एक टाइम जोन क्यों है, इसका कारण क्या है कि कायदे की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को लें, जैसे पूर्वी बिंदु है असम का डिब्रूगढ़, पश्चिमी है आपका गुजरात राज्य का द्वारका, तो इन दोनों के बीच के बिल्कुल बीचों बीच के भाग को हमने क्या माना है? भारत का मानक समय माना है। इन दोनों के समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का 40 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो यहाँ से क्या होती है कि इसके स्थानीय जो निवासी होंगे, अगर वो अपने जगह से यानी पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की तरफ या पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की तरफ जाएंगे तो उन्हें समय का निर्धारण करने में बड़ी असुविधा उत्पन्न होगी। लेकिन भारत में एक से अधिक टाइम जोन न रखने का कहीं ना कहीं रीज़न ये हो सकता है कि भारत में जो लोग हैं अभी इतने शिक्षित नहीं हैं पूरी तरह से, यानी 100% या 95% से ऊपर शिक्षा का प्रसार नहीं है, तो वो इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ एक टाइम जोन जो है निर्धारित किया गया। अगर भविष्य में भारत की शैक्षिक जो है स्थिति वो काफ़ी
अच्छी होती है या बढ़ती है तो हो सकता है कि भविष्य में भारत में भी एक से अधिक टाइम जोन जो है देखने को मिले। जैसे रसिया है, रसिया में जो है पहले 2011 से पहले 11 टाइम जोन थे, लेकिन 2011 के बाद में इसमें 9 टाइम जोन जो है निर्धारित किए गए हैं। कनाडा में 6 टाइम जोन है, ये ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते रहते हैं। अमेरिका में 4 टाइम जोन है। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास, और इससे अगले वाले क्लास में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेडलाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हैंड रिटन नोट्स पूरी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।